को जानना है। तो सबसे पहले हम संख्याओं की परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे पहला परिभाषा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्रकृति में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं उसको हम जिन संख्याओं से गिनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को हम कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं? तो किसी भी संख्या को हम गिनना स्टार्ट करते हैं कहां से? 1 2 3। तो ये जो संख्या है 1 से स्टार्ट होकर जहां तक हम गिन सकते हैं यानी कि अनंत तक, इनफिनिट तक, ये सब संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या क्लियर है ना? कि वह प्राकृत संख्या जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं वो सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अब इस प्राकृत संख्या को हम 2 के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। यदि प्राकृत संख्या 2 से पूरी तरह भाग जाती है तो वो कहलाएगी सम संख्या। यदि प्राकृत संख्या 2 से पूरी तरह भाग जाएगी तो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। और 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। क्लियर है? क्या लिखेंगे परिभाषा सम संख्या का? 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या, 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। और 2 से पूर्णतः न विभाजित संख्या, न विभाजित संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी, है ना? जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या क्या क्या होगा? 2 होगा। 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और इसी तरह से आगे संख्या चलेंगी। 2 से पूर्णतः विभाजित पूर्णतः न विभाजित संख्या यानी 2 से जो पूरी तरह विभाजित ना हो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो इस तरह से ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं इसी प्राकृत संख्या को हम 2 और भागों में बांट सकते हैं। एक कहलाता है भाज्य संख्या, और एक कहलाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब दोनों परिभाषा समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या क्या होगा। तो ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद से भाग जाती है ना? हर संख्या जो है 1 से भाग जाती है और खुद से भाग जाती है। उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाती है तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है ना? तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित संख्या, पूर्णतः विभाजित संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो 1 से और स्वयं से हर संख्या भाग जाती है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम देखते हैं 1 तो नहीं जाता किसी से, 2 जाता है क्या किसी से भाग? नहीं जाता है। 3 जाता है क्या किसी से भाग? नहीं जाता है। 4 जाता है क्या किसी से भाग? जाता है। किससे जाता है? 2 से जाता है। तो 4 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। 5 जाता है क्या किसी से भाग? नहीं जाता है। 6 जाता है क्या? जाता है। तो 6 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। 7 जाता है क्या किसी से भाग? नहीं जाता है। 8 जाता है तो 8 भाज्य संख्या होगा। 9 जाता है क्या किसी से भाग? जाता है 3 से, तो 9 भी क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। 10 भी भाज्य संख्या होगा। 11 भाज्य संख्या होगा क्या? नहीं होगा। 12 जो क्या होगा? भाज्य
संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाग जाए, है ना। देखो सम और विषम में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ किससे भाग जाना चाहिए, 2 से भाग जाना चाहिए, तो सम, और 2 से भाग दिया जाएगा तो विषम। लेकिन भाज्य और अभाज्य में ये होता है कि जो संख्या है वो किसी भी अन्य संख्या से भाग जाएगा तो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। ठीक है। अब अभाज्य संख्या की परिभाषा में हम लिखेंगे एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन क्या बोला है, एक के अतिरिक्त। तो एक ऐसी संख्या है ना तो भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती है, एक ना भाज्य है और ना अभाज्य। ठीक है। ये दोनों जो है परिभाषा में, दोनों की परिभाषा में एक का उपयोग होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ना एक व स्वयं, और यहाँ भी लिखा है एक व स्वयं। इसीलिए एक का उपयोग जो है, या एक से सभी संख्याएं भाग जाती है, इसीलिए एक को न तो भाज्य माना जाता है और नहीं अभाज्य माना जाता है। क्लियर है। तो देखो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से। 2 जो है किसी और से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 3 जाता है क्या, नहीं जाता है। 4 जाता है क्या, 4 तो किसमें आ गया, भाज्य में आ गया, है ना। 5 जो है किसी से भाग नहीं जाता, इसमें आएगा। फिर 7 जो इसमें आएगा। क्लियर है। तो इस तरह की संख्याएं जो है क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर है। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 2 से भाग जाता है उसको सम संख्या, 2 से भाग नहीं जाता है उसको विषम संख्या, जो किसी अन्य संख्या से भाग जाता है उसको भाज्य संख्या, और जो किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्लियर है। इसमें अभी शून्य नहीं आया है, क्योंकि अगर शून्य आएगा तो वो बन जाता है कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है ना। या पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर है। गिनती की संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृत संख्या को। इसी प्राकृत संख्या को, यदि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक। क्लियर है। इसी में अगर हम शून्य को शामिल कर दे, या गिनती को अगर 0 से स्टार्ट कर दे, तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। क्लियर है। आई होप ये समझ आया होगा आप लोग को। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन। ठीक है। अब इन क्वेश्चनों का आपने जो परिभाषा पढ़ा है उसी से आंसर देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन था सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या। तो हम लोग गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटी सम संख्या, तो जितनी भी संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा है, जो 2 से भाग जाता है, वो 2 है। जो 2 से पूरी तरह क्या होता है, भाग जाता है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2। सबसे छोटी विषम संख्या, तो जो प्राकृत संख्या वो 1 से स्टार्ट होता है, और एक ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाता है, इसीलिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हम संख्याओं को जानते हैं। देखो कैसे, इसको कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा है। 1 जो भाज्य है क्या, नहीं है। 2 भाज्य है क्या, नहीं है। 3 भाज्य है क्या, नहीं। 4 क्या है, भाज्य। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है। फिर इसको देखते हैं। 1 ना तो भाज्य होता है, नहीं क्या होता है, अभाज्य होता है। 2 क्या होता है,
अभाज्य होता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या जो सम भी हो और भाज्य भी हो, छोटा भी हो। तो देखो ये सम है, ये भी सम है, ठीक है। 2 सम है 4 सम, लेकिन 2 जो है वो भाज्य नहीं, 2 जो है भाज्य है क्या? नहीं है, अभाज्य है। और 4 जो है क्या है? भाज्य है। तो 4 ऐसी छोटी संख्या जो सम भी है और क्या है? भाज्य भी है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगा? 4। क्लियर है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो एक जो है विषम है, एक जो है क्या है? विषम है। 3 विषम है, 5 विषम है। इसके बाद आगे क्या आएगा? 7 6 आएगा, 7 आएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ देखो अब ये 7 भी 7 विषम है और 9 विषम, ये ऐसा, ठीक है। ये विषम को चिन्ह कर दिए। अब विषम के साथ क्या होना चाहिए? भाज्य भी होना चाहिए। तो 1 भाज्य नहीं है, 3 भाज्य है क्या? नहीं है। 5 भाज्य है क्या? नहीं है। 7 भाज्य है क्या? नहीं है। 9 क्या है? भाज्य। मतलब 9 वह छोटी संख्या है जो विषम भी है और ऐसा भी है भाज्य, यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए, ठीक है। सम भी होना चाहिए और अभाज्य। तो देखो 2 जो है क्या है? सम है, और 2 जो कैसा है? अभाज्य है। 2 जो है सम भी है और 2 जो है किसी से भाग भी जाता है, मतलब अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। ठीक है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि 2 एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य होता है, जो अभाज्य होता है। देखो 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, लेकिन जितने भी सम संख्या है उसमें 2 ही बस ऐसी सम संख्या है जो कि कैसा है? अभाज्य। ठीक है, 2 जो है वो एक अभाज्य सम संख्या है। उसके बाद कोई भी सम संख्या जो है भाज्य नहीं है, सारे के सारे सम संख्या जो है क्या है? भाज्य। आगे चले, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो एक जो है वो क्या है? विषम है। एक जो है क्या है? विषम है। 3 भी विषम है, लेकिन एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य है। तो विषम कौन सा होगा? 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगा कौन सा? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? 3। क्लियर है? 1 से लेकर 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या में 9 अभाज्य संख्या होते हैं। 9 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्या में 15 अभाज्य संख्या है, और 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या में 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, चलो ये तो हुआ आपका प्राकृत संख्या, और उससे रिलेटेड आपका सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और होने जाना क्या चीज? पूर्ण संख्या। इससे भी आगे कुछ और संख्याओं के परिभाषा बचे हैं, उसको देखते हैं। इसके बाद हम परिभाषा देखेंगे किसका? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो ऋण संख्या 0 और धन संख्या या धन संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऋण संख्या अभी तक हमने देखा प्राकृत संख्या में पढ़े तो पूरा 1 से लेके कहां तक? पॉजिटिव 29 तक गए। पूर्ण संख्या में क्या आया? 0 आया। लेकिन अभी तक माइनस वाला संख्या क्या नहीं आया। तो माइनस वाली संख्या जो है, जो कहां से स्टार्ट होगा? -∞ से स्टार्ट होगा। -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसा करके पूरा इन्फिनिट तक। ये सारी जो संख्या है यही क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से, ये बायां है और ये क्या है? दायां है। तो जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो संख्या क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। देख लो
2 से बड़ा क्या है 3, 2 से बड़ा क्या है 3 है, ठीक है। और 2 से छोटा क्या है 1, मतलब दाएं से बाएं तरफ आएंगे तो क्या होगा छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना 2 बड़ा है कि -2 बड़ा है, 2 बड़ा है ना। जैसे ही माइनस लगता है किसी संख्या में तो वो प्लस वाली संख्या से क्या हो जाती है छोटी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ 2 लिखा हूँ और यहाँ -10 लिखा हूँ तो भी बड़ा कौन सा है 2, ये है, ठीक है। अगर किसी संख्या में माइनस लगा है 2 संख्या में और हम जानते हैं कि पॉजिटिव में 10 बड़ा होता है और 5 छोटा होता है, लेकिन निगेटिव में जो पॉजिटिव में बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और जो पॉजिटिव में छोटा होता है वो निगेटिव में क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। यानी -10 और -5 में बड़ा कौन सा है बोलेगा तो -5। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब आपने पढ़ा है सम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है वो क्या होती है सम संख्या होती है। तो क्या ये -4 भी सम संख्या है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये सम संख्या और विषम संख्या भाज्य संख्या जो है वो प्राकृत संख्या में होता है ना। प्राकृत संख्या में ही सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या होता है, बाकी और किसी में सम संख्या विषम संख्या नहीं होता है। क्लियर है? तो ये प्राकृत संख्या में आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन 4 जो है वो सम है, इसीलिए -4 को भी क्या माना जाता है सम संख्या माना जाता है। क्लियर है? उसके बाद आया है शून्य। शून्य जो है ना तो सम संख्या है ना तो विषम संख्या, क्यों नहीं? क्योंकि ये प्राकृत संख्या में नहीं आता है और सम संख्या और विषम संख्या किसका कॉन्सेप्ट है? प्राकृत संख्या का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको सम संख्या माना जाता है। क्या माना जाता है? सम संख्या माना जाता है। और क्यों माना जाता है? तो इसके 2 कारण। जब हम सम संख्या को भाग करते हैं, किसी भी सम संख्या को 2 से भाग करते हैं तो शेष पद हमारा कितना आता है? 0 आता है। शेष पद हमारा कितना आता है? 0 आता है। जब हम शून्य को भी 2 से भाग करते हैं तो 2 शून्य में शेष पद क्या आता है? 0 आता है। क्लियर है? अगला कारण। दूसरा कारण, कोई भी जो सम संख्या है वो 2 विषम संख्याओं के बीच स्थित है, ठीक है। उसी तरह शून्य भी देखो एक विषम संख्या है और -1 को हम विषम संख्या क्या करते हैं मानते हैं, तो ये भी 2 विषम संख्याओं के बीच स्थित है, इसीलिए शून्य को क्या माना जाता है सम संख्या। क्लियर है? तो माइनस में और शून्य ये प्लस सम और विषम नहीं होते हैं, इनको सम और विषम क्या किया जाता है माना जाता है। तो शून्य को क्या माना जाता है? अगर मैं क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या बोलोगे? सम माना जाता है। माइनस में सम और विषम नहीं होते हैं लेकिन पॉजिटिव सम होता है, इसीलिए निगेटिव वाला भी क्या माना जाता है सम। अगर पॉजिटिव जो है विषम है तो निगेटिव वाला भी क्या माना जाता है विषम माना जाता है। होता है नहीं? क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे अगला परिभाषा इसका परिमेय संख्या। इसका देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q does not equal to 0। ठीक है, समझ में आया परिभाषा? ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q यानी कि हर और अंश के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हर और अंश कोई पूर्णांक संख्या होगा, बस नीचे वाला जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्या बनेगी वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हम देखते हैं कोई भी सामान्य संख्या लेते हैं 5, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको किस फॉर्म में लिख लिए? P/Q के फॉर्म में लिख लिए, यानी 5 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। क्लियर है? माइनस में लेते हैं -4, तो -4 को भी हम क्या लिख सकते हैं? -4/1 है ना, जहां -4 भी पूर्णांक संख्या है और 1 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ये भी क्या होगा? आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसके अलावा 1/2 लिख लो, 3/5 लिख लो, तो ये भी देखो क्या है? पूर्णांक संख्या है और P/Q के रूप में लिखा है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम माइनस वाली संख्या भी ले -3/5 तो भी ये क्या है? पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में
परिमेय संख्या है क्योंकि ये किस रूप में लिखा है, p बटे q के रूप में लिखा है, और -3 और 5 जो है वो कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। क्लियर है? तो ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो सब के सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम देखेंगे किसकी परिभाषा, अपरिमेय संख्या की परिभाषा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की परिभाषा। तो वह संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा, वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है? जहां हम p बटे q को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे जितने भी रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे -√2 है ना, करनी का घात 3, √4, ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या गणित में जितने भी सिंबल प्रयोग होते हैं, साइन, थीटा, फाई, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको हम जो है किस रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है? और इसी परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से कहा जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को, परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। यानी जो परिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। या ये बोल सकते हैं कि गणित में जो संख्याएं प्रयोग होती है वो सभी की सभी कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। क्लियर है? इसके अलावा आपको दो चीजें और जाननी है, एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। चर राशि और अचर राशि, या चर संख्या या उसी को क्या बोलेंगे, अचर संख्या। ठीक है, ध्यान से सुनिए। वह संख्या जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है ना, वो कहलाता है अचर संख्या। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 4, 5, 6, 100, तो इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। तुम गणित में पढ़ोगे तो 100 को 100 भी पढ़ोगे, है ना, शिक्षा में पढ़ोगे तो भी 100 का 100 पढ़ोगे, दिल्ली में पढ़ोगे तो भी 100 का 100 पढ़ोगे। तो इसका मान बदलता है क्या, नहीं। तो ये कैसी राशि है, अचर राशि। क्लियर है? इसके बाद आप गणित में पढ़ते हो x, y, z, a, b, p, q, ऐसा पढ़ते हो ना, तो ये सब राशि कैसी है, चर राशि। ये सब कैसी राशि है, चर राशि है। इनका मान जो है किसी क्वेश्चन में कुछ और आता है, किसी क्वेश्चन में कुछ और आता है, फिजिक्स में कुछ और x होता है ना, केमिस्ट्री में कुछ और, तो इनका मान जो है बदलते रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, चर राशि। क्लियर है? तो आज हमने संख्याओं का परिभाषा देखा है ना, और आज इतना ही रखते हैं क्लास को, कल इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए